जय हिंद। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर को अच्छे से खत्म कर दिया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक बार जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो जाके एक बार देख लो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप लोगों को हर एक सम सॉल्व करना आ रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर, तो जाके मत देखो, ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसी वीडियो में स्टिक रहो, कभी भी टाइम मिल गया तो कभी बोर हो गए वेक्टर्स वगैरह के साथ, तो जाके एक बार रिफ्रेशमेंट के लिए 2x स्पीड में जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखना तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का वेक्टर लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स तो आज शुरू करने वाले, लेकिन इस चैनल पे मैंने सोचा था कि जेई और नीट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करवाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया, वो अभी भी करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करवाने वाला हूँ। लेकिन चेंज क्या होगा कि मान लो कोई भी टॉपिक हम लोग पकड़ने वाले, ठीक है, कि आने वाले चैप्टर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आप लोगों के सामने आता जाएगा। जैसे कि काइनेमेटिक्स में हो गया, उसके आगे आपका मोशन में प्लेन में हो गया, मोशन में प्लेन नहीं, बेसिकली लॉज ऑफ मोशन, और फिर क्योंकि मोशन में प्लेन भी अल्टीमेटली काइनेमेटिक्स के अंडर ही आता है, तो उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन वगैरह हो गया। तो उसमें उसका हम लोग हर एक डेप्थ को हम लोग टच करेंगे, ताकि कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ग्रेविटेशन मान लो पढ़ा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन का हर एक चीज़, हर एक एक्सपेक्ट को आप लोग समझ पाओ, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सम्स नहीं करवा रहा हूँ, कि कोई ये चैनल को देख रहा है जो कि नीट के लिए या फिर जेई के लिए पढ़ने के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। 90% चीज़ें तो उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए होने वाला है जो कि जेई या फिर नीट या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन 10% चीज़ें हम लोग थोड़ा अलग से देखने वाले और चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने वाले, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा हाइपर प्रेशर ना बने, ठीक है। और ऐसा नहीं कि देखो, आप लोग जितने भी लोग आईआईटीज के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर जितने भी लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सभी को मिलने वाला है, ये ट्रूथ है, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सबको मिलने वाला है। भैया देखो, आपके क्लासरूम में मान लो 100 बच्चे हैं, 100 में से ऐसा नहीं कि 100 को मिलने वाला है, 100 में से 10 को मिलने वाला है, 90 को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हार्श रियलिटी है, क्योंकि आईआईटी में सीट बहुत कम है और अपेयरिंग कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मान लो आपने फिजिक्स का हर एक एस्पेक्ट को आपने मज़े से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग लाइफ में मान लो इसके आगे फिजिक्स पढ़ने का मन किया या फिर कुछ भी चीज़ पढ़ने का मन किया, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्राई कर सकता हूँ फिजिक्स के लिए, मान लो कोई और टीचर ट्राई कर रहा है केमिस्ट्री के लिए, कोई और टीचर कर रहा है बायोलॉजी के लिए, ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स को आसान बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसे ट्राई के साथ चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था, आज से हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं, तो वेक्टर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर्स को पढ़ने से पहले देखो, क्लास 9 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस, या फिर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसी को एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन में हम लोग नहीं घुसने वाले, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक में नहीं घुसने वाले, वेक्टर्स को एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, वेक्टर्स मैंने लिखा हुआ है, वेक्टर्स इस चैप्टर का नाम भी है, इस सीरीज का नाम ही पूरा वेक्टर्स होने वाला है, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ कि मान लो मैं यहाँ से वहाँ तक भाग रहा हूँ, ठीक, यहाँ से वहाँ तक मैं भाग रहा हूँ, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है, नहीं ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है। तो मान लो मैं इस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, वेस्ट की तरफ मैं भाग रहा हूँ, ठीक, कितनी स्पीड से भाग रहा हूँ, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, एकदम उसेन बोल्ट बन गया, ठीक है, एकदम उसेन बोल्ट की स्पीड से मैं भाग रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता दिया कि इस तरफ है वेस्ट, इस तरफ है ईस्ट, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से मैं भाग रहा हूँ। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। सर इसमें तो आपने कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पे तो सिर्फ नंबर है, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सही बात है, ठीक, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया आपका स्केलर, ठीक है, समझ में आ गया बात। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्पीड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्पीड। क्यों स्केलर हो गया, देखो यहाँ पे बस हम लोग किसी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई हम लोग ने डायरेक्शन ऐड किया, ना ही हम लोग ने कुछ और ऐड किया, सिर्फ डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ और तो नहीं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं बस 20 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ नंबर है, ठीक है। नंबर और साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग नंबर को क्या बोलते हैं भैया, मैग्नीट्यूड, याद रखो इस चीज को, ठीक है। अभी से मैं जितना भी लेक्चर लेने वाला हूँ, कहीं पे भी मैं नंबर नहीं बोलने वाला, मैं बस बोलूंगा मैग्नीट्यूड। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब है नंबर, जहाँ पे कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर क्या है भैया, नंबर है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर क्या है भैया, साइंटिफिक टर्म में मैग्नीट्यूड है। जब भी हम लोग किसी क्वांटिटी के बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगा भैया, स्केलर क्वांटिटी।
बहुत बढ़िया सर। अभी मान लो मैं इस 20 किलोमीटर पर आवर के आगे मैं एक डायरेक्शन जोड़ देता हूँ अलोंग वेस्ट, ठीक है, अलोंग वेस्ट, कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूँ, किस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, वेस्ट की तरफ, किस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ, वेस्ट की तरफ। तो वो क्या बन गया भैया, वो बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बन गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसके साथ एक क्या है भैया, डायरेक्शन है, इसके साथ एक क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, इसके साथ है एक डायरेक्शन जो कि है वेस्ट की तरफ, जो कि है किस तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन है। अगर मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ डायरेक्शन दिया जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दिया जाए तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगा भैया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इस क्वांटिटी का नाम क्या है भैया, ये था स्पीड और ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका स्पीड, वेक्टर क्वांटिटी हो गया आपका वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम लोग बस मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जैसे कि स्पीड में हो रहा है कि इसमें कुछ डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने डायरेक्शन जोड़ दिया वो बन गया वेलोसिटी और वो बन गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया बात, कि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं भैया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स को देखना है, मजा आ रहा है, राइट। और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। फोर्स, ठीक, फोर्स, देखो फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगाओगे ना, मान लो मैं इस पेन को इस तरफ फेंक रहा हूँ, एक फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ फेंक रहा हूँ, या फिर बेसिकली फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट ए पुश और पुल, राइट, पुश या तो पुल। मान लो ये जो मेरे पास मार्कर है या फिर ये पेन है, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, किसी डायरेक्शन की तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा, बिना डायरेक्शन के मैं किसी तरफ की, आप पुल कर रहे हो अपनी ओर, पुल कर रहे हो किस डायरेक्शन में पुल करो, अपनी ओर, किसी चीज को पुश कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो, राइट। अपने से दूर कर रहे हो मतलब आपसे दूर कर रहे हो मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, आपसे दूर है, राइट, डायरेक्शन है आपसे दूर वाला डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ पुल कर रहे हो, डायरेक्शन किस तरफ है, आपकी तरफ है, राइट। जैसे ही हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा भैया, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड तो होगा, कि मान लो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ठीक है, और उसको आप पुश कर रहे हो अपने से दूर, ठीक है, अपने से दूर, किस तरफ, अपने से दूर, अपने से दूर, ठीक है, तो एक डायरेक्शन हो गया, तो इसलिए फोर्स बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या बन गया भैया, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये देखने में खराब लग रहा है, चलो ठीक है, 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड्स, किसी ही चीज को आप पुश कर रहे हो किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लो ये पेन है, इसको मैं पुश कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आ गया, इसको मैं पुश कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझ में आ गया बात। तो इसलिए बन गया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का और एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्केलर, चलो और एक नहीं कई एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि अब क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल देखते हैं किसका, स्केलर का, ठीक है। स्केलर का एग्जांपल पहला तो हो गया आपका स्पीड, क्योंकि स्पीड में बस एक नंबर है या फिर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। दूसरा आपका क्या एग्जांपल हो सकता है, स्टैंडर्ड एग्जांपल, बोलो 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 बोलो, मास हो गया, ठीक है, मास 10 किलो मास, ठीक है, मास, ठीक है, मास कितना हो गया, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, क्या वहां पे कोई डायरेक्शन है, 10 किलो किस तरफ है, 20 ईस्ट की तरफ। आप मान लो आपका मास कितना है, 50 किलो, 50 किलो के हो आप पे, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं मास के बारे में बात करूंगा, आपका मास कितना है, 50 किलो, 40 किलो, ठीक है। तो क्या आपका ईस्ट की तरफ 40 किलो है, वेस्ट की तरफ 0 कीजिए, ऐसा तो नहीं होता ना। मास क्या है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग वहां पे डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करते, इसलिए मास क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा या फिर तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है भैया, डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस कैसे होता है इसको देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है, कि आपके घर से आपका मार्केट जो दूरी है वो मान लो है 10 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। आपके घर से आपका मार्केट कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप मान लो किसी को, आपके घर में कोई आया हुआ है या फिर आप कहीं पे पहली बार मार्केट में जा रहे हो, आपके मम्मी ने क्या बोला है, आपने मम्मी से पूछा है यहाँ से मार्केट कितनी दूरी पे है, आपकी मम्मी ने जवाब दिया कि चलो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। मम्मी ने कोई डायरेक्शन के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। तो समझ में आया, 10 किलोमीटर है ये डायरेक्शन, मार्केट की दूरी कितना कितना है भैया, 10 किलोमीटर की दूरी पे, हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करें, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस क्या हो गया भैया, एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो गया आपका, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो बहुत बढ़िया। अभी मान लो मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
तो आपको 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाना है वो भी आप पूछोगे। मम्मी ने आपको पहले क्या बोला, किस कितने दूरी पे है, 10 किलोमीटर। आपने बोला 10 किलोमीटर किस तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, किस तरफ, ठीक है। तो मम्मी ने बोला किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है, कि ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर तुम जाओ, मार्केट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। डिस्टेंस होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और आपका एक और एग्जांपल ले लो, वर्क, ठीक है। वर्क मान लो 10 जूल, ठीक है। समझ में आ गया। कभी भी हम लोग जब वर्क करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो हम लोग उसका डायरेक्शन के ऊपर नहीं काम करते। हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, 10 जूल, ठीक है। तो हम लोग वो उसको वर्क को किस चीज से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। वर्क क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। वर्क डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग किसका, वेक्टर का। चलो 3 एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। चलो एक हो गया आपका वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, ठीक, ये मैंने समझा दिया। दूसरा हो गया आपका फोर्स, ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर तीसरा हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर ईस्ट, समझ में आ गया। फिर चौथा मान लो आपका, और एक एग्जांपल सोचो जल्दी से, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है। भैया देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। ग्रेविटी किस तरफ काम करता है, ग्रेविटी जी का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होता है, राइट। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखो, डाउनवर्ड होता है, जी का वैल्यू हमेशा किस तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। एक्सीलरेशन, किसी चीज को आप धक्का मारे हो, किसी चीज का वेलोसिटी बढ़ा दिया, मतलब एक्सीलरेशन चेंज हो गया, उसमें वो चीज एक्सीलरेट हो गया, राइट। तो एक्सीलरेट क्या होता है भैया, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। उसके बाद उसको हम लोग डायरेक्शन से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग डायरेक्शन जरूरत होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अभी देखो, हम लोग वेक्टर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्केलर बस हम लोग नंबर के बारे में बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो स्केलर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और वेक्टर्स दिमाग खराब करने वाला है आप लोगों का। अगर वेक्टर्स समझ में आ गया, बहुत आसान हो जाएगा फिजिक्स। अगर वेक्टर समझ में नहीं आया, क्लास 11 12 में ये 2 साल आपका निकाल पाना बहुत मुश्किल होने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स में आपका 2 साल निकाल पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वेक्टर्स हर जगह लगाओगे आप लोग। मैकेनिक्स में वेक्टर आएगा, फिर आप लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हर कदम कदम पे आपका वेक्टर्स आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो हटा ही दो, आप लोग ये 2 साल सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा विदाउट वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले, आने वाले 5-6 लेक्चर्स सिर्फ वेक्टर्स के ऊपर होगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि सिलेबस हम लोग जेई लेवल का या फिर नीट लेवल का या फिर आपका बोर्ड्स का ही फॉलो करने वाले, लेकिन कंसेप्ट और डेप्थ में जाएंगे और इजी तरीके से जाएंगे, ठीक है, थोड़ा कंपटीशन से बाहर होके, ठीक है। तो समझ में आ गया स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग देखेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग लिखते कैसे हैं, और हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है उनको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो तो चलो अभी हम लोग समझेंगे कि वेक्टर्स को लिखते कैसे, या तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो अभी तक हम लोगों को पता चल गया कि वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या है, वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी हम लोग को पता होना पड़ेगा कि वेक्टर के बारे में अगर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, तो वेक्टर को लिखते कैसे उसको पहले हमको समझना पड़ेगा, राइट। तो वेक्टर को कैसे लिखते, ऐसे लिखते, एक एरो सिंबल से लिखते। भैया ये एरो ही क्यों, आप पूछ सकते हैं ना भैया कि सर आप एरो से ही हम लोग वेक्टर को क्यों समझाते हैं। तो समझो बात को, ठीक है। तो मान लो मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, एक लाइन मैंने खींच दिया जिसका लेंथ है 5 मीटर। समझ में आ रहा है बात, बहुत बढ़िया सर, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या होता है भैया, 5 मीटर यानी नंबर है ना, नंबर है, कोई भी नंबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अभी ये लाइन को मान लो, लाइन को मैंने एक डायरेक्शन देना है, आपको मान लो 5 मीटर भागना है, किस डायरेक्शन में, मान लो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मान लो भागना है, तो ठीक है, इस डायरेक्शन में मुझे भागना है, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक मुझे भागना है। तो वेक्टर को मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ, देखो वेक्टर एरो सिंबल में दोनों ही चीजें आ जाता है, एक तो मैग्नीट्यूड आ जाता है जो कि समझा रहा है 5 मीटर,
और डायरेक्शन किस तरफ, राइट की तरफ। ये क्या समझा रहा है, राइट की तरफ, ठीक, यानी कि एक डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये तीर जो हो गया, ये तीर या तो एरो कुछ भी कह लो, राइट। तो एरो का मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब है मैग्नीट्यूड और इस पार्ट का मतलब है डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात, कि वेक्टर का डेफिनेशन याद करो। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते थे हम लोग, जिसका कोई मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो। तो इसलिए हम लोग इसको एक तीर की मदद से या तो आप एक एरो की मदद से हम लोग समझाते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो गया, राइट सर, बहुत बढ़िया सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। देखो अभी मान लो ये एक फोर्स वेक्टर है, समझ में आ रहा है, एक फोर्स वेक्टर है, मान लो इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, ठीक है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो इसका वैल्यू है फोर्स, फोर्स ये फोर्स वेक्टर है। तो फोर्स को हम लोग मान लो हमेशा ये भाला या फिर तीर की मदद से हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग जब भी लिखेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स है, तो हम लोग फोर्स के ऊपर एक एरो साइन दे देंगे, यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके आगे हम लोग लिखेंगे 10 न्यूटन राइट या तो 10 न्यूटन ईस्ट, कुछ भी, ठीक है। एक डायरेक्शन आ गया, एक डायरेक्शन के साथ एक मैग्नीट्यूड आ गया, और ये क्या हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, फोर्स बना रहा है, ठीक है। ये दोनों मिलके फोर्स को समझा रहा है, ठीक है। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हम लोग इस तीर की मदद से या तो एक एरो की मदद से हम लोग इसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी के पीछे या फिर आगे या पीछे हम लोग एरो साइन नहीं लगाएंगे। जो क्वांटिटी वेक्टर होता है उसके ऊपर बस आप एक एरो साइन लगा दोगे, जो कि जाएगा आपके लेफ्ट हैंड के, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट से हैंड की ओर ये तीर या तो एरो जो आप बोल सकते हो वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखाओगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि हम लोग कभी वेक्टर को लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। वेक्टर हो गया, ये साइन आपने दे दिया 10 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। वेक्टर साइन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एरो का साइन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, एरो का जो मतलब हेड है उसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन हाथ है, भगवान ने हाथ दिया है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, राइट। उसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन ईस्ट। ये भी नहीं लिखना है, चलो ठीक है, ये भी नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है। मान लो ये समझा रहा था आपने, मान लो नाम दिया कि राइट की ओर प्लस साइन होगा, ठीक है, तो लेफ्ट की ओर क्या होगा भैया, -10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि राइट की ओर मैंने बोला है कि +10 न्यूटन होगा, लेफ्ट की ओर क्या होगा तो फिर -10 न्यूटन। तो समझा क्या रहा है वेक्टर, कि फोर्स के ऊपर मैंने एक एरो साइन दे दिया, तो मतलब हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में क्या हो गया माइनस, जो कि डायरेक्शन समझा रहा है, और साथ में 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। माइनस प्लस डायरेक्शन ही तो होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सब में पढ़ा है ना, कि ग्राफ में जब हम लोग प्लस लिखते हैं तो प्लस एक्स एक्सिस होता है या तो माइनस एक्स एक्सिस होता है, प्लस वाई एक्सिस होता है या तो माइनस वाई एक्सिस होता है। तो प्लस माइनस बेसिकली क्या है, डायरेक्शन ही तो है। तो वही तो वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है कि माइनस का मतलब है एक डायरेक्शन, ठीक है। जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के आगे या पीछे माइनस लिखेंगे, अब से याद रखो, इसको पॉइंट को मार्क कर लो, जब से हम लोग पॉइंट किसी वेक्टर क्वांटिटी के आगे या पीछे माइनस लगाएंगे, तब वो माइनस या प्लस क्या समझाएगा, वो माइनस या प्लस समझाएगा कि वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। मान लो वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए ईस्ट की तरफ, ठीक है, लेकिन आपको आंसर आ रहा है माइनस, आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो मतलब क्या है, आपका आंसर निकल रहा है वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो वही मतलब है, ठीक है। और प्लस मतलब जिस डायरेक्शन में दिया गया है उसी डायरेक्शन में आपका वैल्यू भी आ रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ होता है जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या तो आने वाले टाइम में और ज्यादा कंसेप्ट को समझेंगे तो क्लियर होता जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस यही समझना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो के साथ, ठीक है। एरो के साथ मतलब कैसे, मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से समझाते हैं, राइट, तो उसके ऊपर हम लोग एक एरो लगा देंगे। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। आप सीधा अगर लिखोगे वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है, आपने वेलोसिटी अगर लिखा है तो इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है। आपने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, अब भी गलत है, अब भी गलत है, ठीक है। अब भी गलत क्यों है, अब भी गलत इसलिए है क्योंकि आपने इसके ऊपर एक वेक्टर साइन नहीं लिया, ठीक है। समझ में आ गया बात। कभी भी कोई भी वेक्टर साइन दे रहे हो, कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वेक्टर के पीछे कुछ नंबर या डायरेक्शन लिख रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक एरो देना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ किताबों में आपका ये एरो साइन की जगह पे आपको मान लो फोर्स को वेक्टर समझा रहा है, राइट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक एरो देना भूल जाते हैं लोग, ठीक है। भूल नहीं जाते, बेसिकली उनको टाइपिंग करना नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बस फोर्स को एक बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, ठीक है। फोर्स को क्या करेगा, फोर्स यानी एफ को एक बोल्ड लेटर में लिख देते हैं,
ठीक है। तो वो भी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को समझा रहा है। जब भी मान लो आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसके बीच में अचानक से फोर्स के बारे में बात कर रहा है और उसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको फोर्स बोल्ड लेटर में लिखा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, नथिंग एल्स। समझ में आ गया बात? तो समझ में आ गया हम लोग फोर्स वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग वेक्टर्स के बारे में और जानेंगे, वेक्टर्स अलग अलग तरीके के वेक्टर्स होते हैं उसके बारे में डिफाइन करेंगे, ठीक है। और एक दो हम लोग एंगल का प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, ठीक है। एंगल का प्रॉब्लम तो आज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एंगल्स कैसे लिखते हैं या तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं उन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो आगे वाले स्लाइड में हम लोग समझते हैं उसको, ठीक। तो चलो अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे। देखो पहले तो ये चीज आप लोग समझ लो कि हम लोग वेक्टर को समझाते कैसे थे। हम लोग वेक्टर को लिखते थे एक लाइन के थ्रू, एक एरो के थ्रू, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे, उसके सामने एक डायरेक्शन दे देंगे, वही समझाएगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वही समझाएगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया सर। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टेल, ठीक है, और इस पॉइंट को हेड, ठीक है। कोई भी आपने कभी भी तीर के साथ खेला होगा या फिर तीर देखा होगा या फिर एरो देखा होगा, तो एक साइड पॉइंटेड होता है, राइट, जिसको हम लोग एम करते हैं। वो तीर का या फिर एरो का क्या है, वो तीर का या फिर एरो का हेड होता है, ठीक है, हेड यानी सर, ठीक है, जिसको आप लोग टारगेट करोगे, ठीक है, उसी साइड में उसी डायरेक्शन में वो तीर भागेगा या उसी डायरेक्शन में वो एरो भागेगा। और जो पीछे वाला पार्ट क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग टेल, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिए, हेड और टेल, हेड टेल, ठीक है। हेड मतलब जो पॉइंटेड साइड होगा उसको हम लोग हेड बोलेंगे और जो पीछे वाला पार्ट होगा उसको हम लोग टेल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का बहुत महत्व है, खासकर आप लोग जब एंगल्स के बारे में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो चलिए पहला आपका जो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत कुछ है ही नहीं समझने लायक, राइट। अभी समझने लायक आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। पहला जो होगा आपका इक्वल वेक्टर्स। पहला क्या वेक्टर आएगा भैया, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर समझ में आ रहा है, नाम से पता चल रहा है सर, नाम से पता चल रहा है कि दो वेक्टर जब इक्वल होगा, इक्वल इन टर्म्स ऑफ, इक्वल क्या चीज इक्वल होगा भैया, दो चीज इक्वल होगा इसमें, दोनों ही मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपने दो वेक्टर लिया, तीन वेक्टर लिया, चार वेक्टर लिया, पांच वेक्टर लिया, अगर उन दोनों का या फिर उन तीनों का या फिर उन चारों पांचों का अगर वेक्टर का, वो चार पांच वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन भी सेम हुआ, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, तो वो दोनों वेक्टर्स या फिर वो तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वो तीनों वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ गया बात? वो तीनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। सो इफ if magnitude as well as your direction of the vectors are same, ठीक है। तो उन सब वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सब वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं भैया इक्वल वेक्टर्स। तो मान लो ये एक वेक्टर है, ये समझा रहा है आपका एक वेक्टर, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मान लो ये 5 मीटर का वेक्टर है, ये भी 5 मीटर का ही वेक्टर होना चाहिए। अगर ये वेक्टर समझा रहा है 5 न्यूटन फोर्स, ये भी समझाना चाहिए 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और डायरेक्शन भी सेम है। मान लो ये साइड ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये साइड ईस्ट है तो ये ईस्ट की तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे? बोलो। देखो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 न्यूटन फोर्स का समझा रहा है और ये समझा रहा है आपका 5 न्यूटन फोर्स का। डायरेक्शन दोनों का सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर्स होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी देखो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे तो क्या वेक्टर्स होंगे? ये दोनों वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स तो हो ही सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? अनइक्वल वेक्टर्स को डिफाइन करते हो, चलो ठीक है। तो इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। दो वेक्टर्स या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स, कोई भी वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। बहुत बढ़िया सर। अभी हम लोग समझते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। आइदर देयर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आर नॉट सेम। अभी देखो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बात को समझो, ठीक है, कि दो वेक्टर्स जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हो या फिर दो वेक्टर्स जब आप लोग समझा रहे हो, कोई भी एक चीज या तो मैग्नीट्यूड उसमें सेम नहीं हो सकता या तो उसमें डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या तो फिर डायरेक्शन सेम नहीं है या फिर दोनों ही गड़बड़ है कि मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे भैया? दो वेक्टर्स कहलाएंगे अनइक्वल वेक्टर्स।
समझ में आ गया बात। दो वेक्टर्स क्या समझाएंगे तभी, अनइक्वल वेक्टर्स। मान लो ये समझा रहा था कि 5 न्यूटन का आपका फोर्स का वेक्टर था, और ये समझा रहा है ये भी 5 न्यूटन का ही फोर्स का वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है, राइट। ये समझा रहा है ईस्ट की तरफ और ये समझा रहा है वेस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन अलग अलग हो गया। डायरेक्शन अलग अलग हो गया ना, मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। हम लोग को दोनों ही सेम होगा तभी इक्वल वेक्टर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे भैया, अनइक्वल वेक्टर्स। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मान लो यही जो एग्जांपल मैंने लिया था कि ये समझा रहा है आपका 5 न्यूटन का फोर्स, ये समझा रहा है आपका 2 न्यूटन का फोर्स, दोनों का सिंबल सॉरी दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो फिर क्या होगा भैया, दोनों क्या कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। समझ में आ गया, या तो डायरेक्शन डिफरेंट होगा, या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, या तो दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं, या तो दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये समझा रहा था आपका 2 न्यूटन फोर्स और ये समझा रहा था आपका 5 न्यूटन फोर्स, और डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो ये भी क्या कहलाएगा भैया, अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में तो आ रहा है सर। ठीक है, अभी तक तो बहुत आसान है। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर्स को। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं पैरेलल वेक्टर्स को, नोट डाउन कर लेना बस एक बार। तो चलो अभी हम लोग पैरेलल वेक्टर्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी भी आता है जिसका नाम है पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स नाम में दिखा हुआ है, देखो दो लाइंस कब पैरेलल होते थे, आप लोग क्लास 6 में पढ़े थे, राइट, याद है कि दो लाइंस, मान लो मेरे पास एक दो पेन है, ये दोनों कब पैरेलल होंगे, जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, तभी हम लोग दो लाइंस को पैरेलल बोलते थे, राइट, कि दो लाइन अगर पैरेलल है मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स यानी टू वेक्टर्स whose angle difference is 0 डिग्री, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा कि उन दोनों के बीच का एंड देयर डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है, दो वेक्टर्स कब पैरेलल कहलाएंगे, पहले तो उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, और दोनों पैरेलल भी है, दिखने में लग रहा है, और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये बाय डिफाइन हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, कि दो वेक्टर्स कब पैरेलल होंगे, जब उन दोनों का पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा एंगल सेम 0 डिग्री है कि नहीं, एंगल 0 डिग्री मतलब कि थीटा 0 डिग्री होना पड़ेगा, और प्लस दूसरा चीज हम लोग को क्या देखना है, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उन दोनों का डायरेक्शन सेम चाहिए हम लोग को। ठीक है, समझ में आ गया बात, बहुत बढ़िया सर। तो देखो क्या ये वेक्टर, मान लो ये 2 न्यूटन का एक वेक्टर है और ये है 10 न्यूटन का एक वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्या ये दोनों पैरेलल है, देखो ये दोनों अनइक्वल वेक्टर्स है, तो क्या पैरेलल होंगे, शायद हो सकता है सर। ठीक है, शायद हो सकता है, होंगे। देखो पैरेलल वेक्टर्स में कभी भी आप लोगों का कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में, डिफरेंस के बारे में कभी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है भैया, थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री है, राइट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसको उड़ा दो पैरेलल वेक्टर से। ठीक है, समझ में आ गया बात, बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ रहा है। अभी एक प्रॉपर्टी इसको नोट डाउन करो, हम लोग आगे जाके इसको और डिटेल में जब हम लोग सम्स वगैरह एक दो करेंगे तभी हम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं होगा, क्लियर अभी कर लो, लेकिन तभी हम लोग को क्यों जरूरत है उसको हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ लो इसको। पहले तो पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नाम में समझो, पैरेलल शिफ्टिंग, शिफ्ट मतलब क्या, आपने एक वेक्टर को उठाया, शिफ्ट मतलब क्या, एक चीज को उठा के आप कहीं और जगह पे रख दो, एक चीज को उठा के आपने कहीं और जगह पे रख दिया, और उसको कैसे रखा आपने, पहले जहां पे था, मान लो ये वेक्टर था ना, यही वेक्टर है, ये वेक्टर यहाँ पे था पहले प्लेस करा हुआ, आपको ये लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे यहाँ पे मुझे नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं रखना है, इसको मुझे शिफ्ट करना है, कहाँ पे शिफ्ट करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है, पहले यहाँ पे था, आपने इसको अभी नीचे रख दिया, कि इसके पैरेलल में मैंने शिफ्ट कर दिया। ये समझाता है भैया पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कि आप कभी भी कोई भी वेक्टर को, आप मान लो ये पहला वेक्टर था ये वाला, आप इसको शिफ्ट करवा के नीचे ला सकते हो, पहला वेक्टर था ये वाला, आप उसको शिफ्ट करवा के नीचे ला सकते हो, कंसीडरिंग द फैक्ट उसका डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, और उसका
एंगल आप बीच का चेंज नहीं कर सकते। पहले भी 0 डिग्री एंगल था, उस उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होना चाहिए भैया, थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है, थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि तभी ना पैरेलल कहलाएगा। दो लाइन तो कब पैरेलल कहलाता है भैया, थीटा 0 डिग्री चाहिए हम लोग को, ठीक है, थीटा हम लोग को 0 डिग्री चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते कंसिडरिंग द फैक्ट, ठीक है, डायरेक्शन चेंज मत करो, थीटा को चेंज मत करो, काम बन जाएगा। पहले भी जितना थीटा था अभी भी उतना ही थीटा रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है। मान लो मेरे पास एक पेन था ऐसे, मैं इसको शिफ्ट करवा सकता हूँ, कैसे, पैरेलली शिफ्ट करवा सकता हूँ। क्या ऐसे था, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या ऐसे था, मान लो ये वेक्टर समझा रहा है, ये पॉइंटेड डायरेक्शन ये वेक्टर समझा रहा है, पहले ऐसे था, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, क्या इसको हटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। आप उसका एंगल चेंज कर रहे हो, एंगल चेंज नहीं चलेगा। आप इसको पहले यहाँ पे था, इसको वहां पे उठा के यहाँ पे रख दो, इसको वहां पे उठा के यहाँ पे रख दो, फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी दूरी पे रखो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप उसका एंगल चेंज कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत करना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलो इसको और जो थोड़ा फील लेते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। मान लो ये था आपका, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आप लोगों को याद ही है, हाँ सर याद तो है, ठीक है। वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एक क्लास में कोऑर्डिनेट पे लगाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों का, ताकि आप लोग जब यूनिट वेक्टर पढ़ोगे आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। यूनिट वेक्टर, देखो वेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में बताओ, मैं बताइए झूठ बोल रहा था कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नहीं। वेक्टर जब भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, आज के बाद याद रखना, वेक्टर के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, एक्चुअल में हम लोग वेक्टर के पोजीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर के पोजीशन के बारे में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है सर, हम लोग आगे पढ़ेंगे, शांति रखो, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्चुअल में, मान लो आपका एक पॉइंट है ऐसे, ठीक है, मान लो ये एक्स वाई एक्सिस हो गया ना, तो मान लो मैंने एक पॉइंट मार्क किया है आपका ऐसे, टू टू ऊपर या टू ऊपर या, ठीक है। तो इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे और वही हम लोग को चाहिए होगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोगों को इतना ज्यादा जर्नी आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया बात, चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इसको एक बार फील लेते हैं पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मान लो आप लोगों को एक वेक्टर दिया गया ऐसे, ठीक है, आप लोगों को एक वेक्टर दिया गया ऐसे, ठीक है, आप लोगों के बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग कोई भी बुक उठा लो, ये एग्जांपल आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को एक वेक्टर दिया गया ऐसे, जो कि एंगल भी दिया गया 30 डिग्री, कि एक लाइन दिया गया है इमेजिनरी लाइन, जिसके साथ एंगल बनाया हुआ है 30 डिग्री। अभी आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, आप लोगों को माइनस प्लस में बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा होगा, आप लोग को सोच रहे होगे क्या क्या प्रॉपर्टी लगा सकती है, या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। चलो ठीक है, अभी अच्छा लग जाएगा, ठीक है। आपने इस वेक्टर को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, आपने ओरिजिन पे रख दिया, ठीक है, ओरिजिन पे आपने रख दिया, ठीक है, आपने ओरिजिन पे उठा के रख दिया, आपने एंगल को चेंज नहीं किया। एंगल यहाँ पे भी इस लाइन के साथ 30 डिग्री था, अभी भी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है, 30 डिग्री पे ही है। तो एंगल डिफरेंस कितना आया भैया, एंगल डिफरेंस आया 0 डिग्री। आपने एंगल को चेंज नहीं करा, ठीक, बस आपने एक लाइन को उठा के पैरेलली यहाँ पे रख दिया। वो हम लोग कर सकते थे क्योंकि आप लोगों को पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी पता है। जिसको भी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी आज के बाद पता चलेगा या फिर पता है, वो इजीली सम्स को कर पाएगा, इजीली चीजों को पकड़ पाएगा। जिसको भी नहीं पता वो लोग, भैया ये क्या हो गया, ये आपने कैसे कर दिया, अरे नहीं पता है तो ये वीडियो देखो, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आ गया, फील आया, ठीक है। अब मान लो मैं इसी को हटा के एक और वेक्टर लिखता हूं, जो कि होता है नॉन पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। पहले तो नॉन पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है भैया, नॉन पैरेलल वेक्टर्स उसी वेक्टर्स को पहले कहेंगे हम लोग जिसका एंगल बीच का ऑब्वियसली 0 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। कोई भी दोनों वेक्टर अगर उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ना हो, वो दोनों, क्या ये दोनों वेक्टर्स क्या पैरेलल है, नहीं है। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, नहीं है। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, सही है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं थे, तो 0 डिग्री एंगल अगर ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पैरेलल वेक्टर्स। और साथ ही में अगर उन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, कि पहले था ये डायरेक्शन, अभी दूसरा आ गया ये डायरेक्शन, चाहे वो पैरेलल की तरह दिख रहा हो, लेकिन तब भी हम लोग इसको अनपैरेलल बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का थीटा तो 0 डिग्री है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा मे नॉट बी इक्वल टू 0, थीटा नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है। आपको पहले देखना डायरेक्शन, ठीक है, एंड देयर डायरेक्शन आर नॉट सेम,
समझ में आ गया बात कि पहले तो आपको थीटा देख लो, थीटा 0 डिग्री हो गया तो ठीक है, अभी आपको जाके डायरेक्शन देखो कि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर्स, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हो गया आपका एंटी पैरेलल वेक्टर्स या तो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, कुछ भी कह लो। समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया सर, क्या यही डिफरेंस था पैरेलल वेक्टर्स और नॉन पैरेलल वेक्टर्स के बीच में? हाँ यही डिफरेंस था, नाम में लिखा हुआ है दोनों का, पैरेलल वेक्टर्स और नॉन पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा। अभी आगे जाके हम लोग कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स को समझते हैं इसको, तब तक मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट करना है तो कर लो, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर से नाम को देखो, कोलिनियर, लीनियर यानी सीधा एक लाइन में, ठीक है। कोलिनियर मतलब दो वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर हो गया, इसके पीछे पीछे एक और वेक्टर हो गया, दोनों क्या है, एक लाइन में है, सेम लाइन है, राइट, सेम लाइन में लाई करते हैं। पहले तो देखो सेम लाइन में लाई करते हैं, तो जब भी दो वेक्टर सेम लाइन में लाई करे, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जब दो चीजें आप लोग को फ्लो करे, या फिर एक ही लाइन में दो चीजें आप लोगों का डायरेक्ट हो, या फिर एक ही लाइन में दो वेक्टर्स लाई करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ गया, इतना इजी है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। व्हेनेवर टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? कोलिनियर वेक्टर्स बोल दो, आगे बढ़ो, ठीक। कोलिनियर वेक्टर समझ में आ गया? हाँ सर समझ में तो आ गया। अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर देखो, ये पहले था कोलिनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में, मतलब सेम लाइन में। अभी कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है भैया? प्लेन मतलब कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेन भैया, प्लेनर PLANER होगा शायद, ठीक है, PLANER, ठीक है। मान लो दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स सेम प्लेन में आ जाए। प्लेन यानी देखो, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, प्लेन यानी क्या, कि मान लो मेरे पास एक कॉपी है, ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। अभी दो वेक्टर क्या हो रहा है, एक प्लेन में आ रहा है, दो वेक्टर एक प्लेन में आ रहा है, राइट, दो वेक्टर एक प्लेन में आ रहा है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? कोप्लेनर वेक्टर। कि जब भी दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में आ जाए तब हम लोग बोलेंगे उसको कोप्लेनर वेक्टर, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। समझ में आ गया बात? when टू और मोर वेक्टर, चलो नहीं अभी के लिए टू वेक्टर से पकड़ो, ठीक है। when टू वेक्टर्स lie on the same plane, ठीक है, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कोप्लेनर वेक्टर्स। और यहाँ पे एक स्टार मार्क दे के रख दो, और स्टार मार्क दे के रख दो, या फिर याद करना है कर लो, रट्टा लगाना है लगा लो। याद करो कि दो वेक्टर्स will always be कोप्लेनर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? दो वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। अरे सर ये क्या बोल दिया, फील नहीं हो रहा है। दो वेक्टर कैसे हमेशा कोप्लेनर हो सकता है? क्या मान लो एक वेक्टर है जो कि मान लो एक प्लेन में है, क्या दूसरा वेक्टर दूसरे प्लेन में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखो कैसे, ठीक है, कि मान लो वही मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, पहले मैंने समझाया था कि ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर दे, ठीक। अभी मान लो मैंने ये ऐसे दो वेक्टर को रख दिया, क्या अब भी सेम प्लेन में लाई करे? हाँ सर अब भी सेम प्लेन में लाई करे। क्या इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐसे रख दिया, क्या अब भी सेम प्लेन में लाई करे? हाँ सर कर रहा है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने ऐसे रख दिया, अब भी सेम प्लेन में लाई करे? हाँ कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, कैसे कर रहा है, अभी मैं इसको ऐसे कर समझाता हूँ कि ये देखो सेम प्लेन में तो हो गया चीज, ठीक है। मैंने प्लेन को बस चेंज करवा दिया, पहले मान लो ये था XY प्लेन, मैंने अभी YZ प्लेन करवा दिया, मान लो, ठीक है। या तो पहले था XY प्लेन, अभी मैंने XZ प्लेन करवा दिया। प्लेन के बारे में हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे जब हम लोग मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, 2-3 लेक्चर रुक जाओ, आप लोग समझ जाओगे। और प्लेन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 3D बॉडीज क्या होता है, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखो क्या हर एक वेक्टर, हर दो वेक्टर क्या होता है बेसिकली, हर कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं? ऐसे लाई करते हैं। आप लोग प्लेन को तो हटा सकते हो, प्लेन को चेंज कर सकते हो, लेकिन दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, याद रखो, ठीक है। तो क्या तीन वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे? नहीं, ठीक है। तीन वेक्टर्स लाई तो कर सकते हैं, देखो तीन वेक्टर्स लाई तो कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर हो गया आपके पास, ये एक वेक्टर हो गया आपके पास, ये एक वेक्टर हो गया, तीनों एक ही प्लेन में, मान लो XY प्लेन में है, ठीक है, मान लो XY प्लेन में है, ठीक है, मान लो ये इस बोर्ड में तीनों को मैंने फिट कर दिया, एक ही प्लेन में आ गया। लेकिन मान लो कि ये वेक्टर को कुछ चुल मचा और ये सामने ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, सामने ऐसे कि मुझे एक ही साथ नहीं रहना, मुझे अलग से खड़ा होना पड़ेगा,
ये मुझे अलग से रहना है। तो ये दोनों वेक्टर तो हो गया, लेकिन ये वेक्टर सामने खड़ा हुआ है, ये वेक्टर दूसरे प्लेन में जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे प्लेन में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये दूसरा प्लेन में है, ठीक है। मान लो वो पहला वाला प्लेन था एक्स वाई प्लेन, अभी ये तीसरा वेक्टर खड़ा होकर क्या बोला है, मुझे जेड प्लेन में जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तीन वेक्टर्स एक प्लेन में हो सकते हैं, मे बी दे लाई ऑन द सेम प्लेन बट दे विल नॉट ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कि देखा ना, पहले तो तीन वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे थे, लेकिन मैंने जब भी थोड़ा एक वेक्टर को चेंज करा तो क्या हो गया, प्लेन चेंज हो गया, राइट। पहले एक प्लेन में लाई कर रहे थे, लेकिन तभी क्या हो गया, दो दो तीन तीन प्लेन बन गया, राइट। समझ में आ गया कि व्हेन देयर आर THERE, there are more than two vectors, they may lie on the same plane, may or may not lie on the same plane, चलो ठीक है, may or may not lie on the same plane। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, ठीक है, सेम प्लेन, ठीक, यही है खेल कोप्लेनर वेक्टर का। चलो समझ में आ गया कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन क्या तीन वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, क्या चार वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? हमेशा नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकता है। कैसे हो सकता है? तीनों वेक्टर्स को मैंने एक ही साथ रख दिया, एक ही प्लेन में, हो गया। लेकिन जब भी एक वेक्टर ऐसे मान लो खड़ा हो गया, दूसरे प्लेन में चला गया, तो तभी नहीं होगा ना रूल फॉलो कि एक ही प्लेन में अभी वो नहीं है। पहले ये इस बोर्ड में था, अभी ये खड़ा होके हवा में लटक रहा है, कोई दूसरे प्लेन में लटक रहा है, राइट। पहले ऐसे था, राइट। यहाँ पे तीन वेक्टर्स थे, अभी ये खड़ा होके ये दूसरे प्लेन में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात कि दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब भी हम लोग यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्लेन में लाई करे, ठीक है। समझ में आ गया कोलिनियर और कोप्लेनर के बीच में डिफरेंस, और कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। कोलिनियर मतलब जब भी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करे, उनको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। और कोप्लेनर मतलब जब भी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भैया, वो दोनों वेक्टर्स या फिर वो दोनों चारों वेक्टर्स, पांचों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स है। क्या दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? हाँ सर। क्या तीन वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? अब लोग ऑलरेडी पता चल चुका है, ठीक है। अभी आने वाले स्लाइड में हम लोग और कुछ दो चार प्रकार के वेक्टर्स को हम लोग समझते हैं और एंगल ऑफ वेक्टर्स को समझते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। को इनिशियल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर का जितना भी टाइप्स पर है, हर एक का नाम को समझ जाओ, वेक्टर्स का खेल समझ जाओगे। लोग नाम को ही नहीं समझते, ठीक है, नाम को स्किप कर जाते हैं, वेक्टर्स का डेफिनेशन को रट लेते हैं, एग्जाम में जाके बस हो गया खत्म, ठीक है, फंस जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर नाम को ब्रेक डाउन करोगे, एग्जाम में कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए, बोर्ड के लेवल पे कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए, कभी भी मैं आपको पूछ दूं, कभी भी घर वाले आपको पूछ दे, घर वाले तो खैर नहीं पूछेंगे, इम्प्रैक्टिकल बात हो गया, लेकिन कोई भी आपको टीचर क्लास में पूछ दे, बताओ भैया को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, क्या आप रटोगे? उस टाइम पे नहीं रटोगे, राइट। आप थोड़ी ना थ्री इडियट्स का वो एक कैरेक्टर था ना चतुर, आप ऐसे ही थोड़ी ना मशीन का डेफिनेशन वो क्या क्या बोलता है, राइट, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे, राइट। लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बनना पड़ेगा रेंचो, ठीक है। आपको जैसे ही आपको कुछ पूछा जाए, आप उसको नाम को तोड़ दो, नाम को तोड़ दोगे तो वेक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में आ गया। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब हम लोग को पता है, इनिशियल मतलब क्या है भैया, स्टार्टिंग, ठीक है। इनिशियल मतलब है स्टार्टिंग, ठीक है। कोई भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जब सेम हो, कोई भी वेक्टर का जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो उन वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब कितने भी वेक्टर्स हो जाए, उनका अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट टेल कहाँ पे एक साथ मर्ज हो रहा है, टेल कहाँ पे एक ही साथ है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलेंगे भैया क्या है, वो सब को इनिशियल वेक्टर्स। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। इनिशियल को याद रखो, को इनिशियल मतलब क्या है, एक ही इनिशियल पॉइंट है सभी का, ठीक है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। जीरो या तो नल वेक्टर, ठीक है। तो जीरो या तो नल वेक्टर का मतलब क्या है, देखो हम लोग वेक्टर मतलब क्या पढ़ते थे, कोई भी एक मैग्नीट्यूड प्लस एक डायरेक्शन, ठीक है। मान लो ये मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, जीरो वेक्टर।
क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो गया इसका मतलब वो क्वांटिटी जीरो नहीं हो गया? आप लोग पूछ सकते हो रे, क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो मतलब क्या वेक्टर जीरो नहीं हो गया? नहीं, वो जीरो वेक्टर बन गया। जीरो वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? जब भी आप लोग मान लो किसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में या तो किसी वेलोसिटी के बारे में, कभी भी अगर आपका कोई वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट या फिर तो फोर्स अगर जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, आप लोगों को अगर पूछा जाए आंसर क्या है, भैया जीरो नहीं बोलोगे, आप लोग बोलोगे जीरो वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वेलोसिटी जीरो है किस डायरेक्शन में? अप डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, वही समझाता है बेसिकली। वेलोसिटी जीरो यानी जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? जीरो वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन, जीरो इन सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जीरो वेक्टर का मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में, इन एनी डायरेक्शन, इन सम डायरेक्शन। ठीक है, इन सम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड इज जीरो, द मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो देना जरूरी है। ठीक है, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होगा जीरो। ठीक है, आज से अगर आपको कोई भी पूछे भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो आंसर आ रहा है तो आप लोग जीरो नहीं बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे? भैया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन उसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर, समझ में तो आ रहा है। अभी बोलिए, जल्दी से बोलिए कि आखिरी वेक्टर क्या है। आखिरी वेक्टर समझने के लिए हम लोग को उसको बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा। चलो जल्दी से बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, बोर्ड को क्लीन करिए अभी से अभी। हम लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलो, और इस लेक्चर को खत्म करते हैं और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो नंबर 8 कौन सा था? नंबर 8 9, चलो ठीक है, हटाओ इसको। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अभी तक आपने जितना भी वेक्टर पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा है, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। भैया सब खेल यूनिट वेक्टर का है। अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना नहीं आता है, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, आप लोग मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा फंसने वाले हो। यूनिट वेक्टर का ही खेल है। ठीक है, मान लो अभी तक जितना भी वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे वो इसी के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, वो इसी के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन क्या आज ही आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ जाएगा? नहीं, पूरा क्लियर तो नहीं होगा आज। ठीक है, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग सिचुएशंस को बनेंगे, जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे, जब हम लोग वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में जानेंगे, तब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। लेकिन आज के लिए डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो और कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है उसको जान लो। ठीक है, बेसिकली यूनिट मतलब क्या है? यूनिट मतलब किसी का भी वैल्यू अगर यूनिट है मतलब क्या है? वो समझाता है 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। समझ में आ गया भैया? हाँ सर, समझ में तो आ रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर को लिखते कैसे? यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए कैप से। ठीक है, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैप से। ए कैप नहीं, मान लो ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर मान लो मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है, तो ये अपना एक नया आइडेंटिटी बना के चलता है। जनरली हम लोग वेक्टर को कैसे लिखते हैं भैया? ए वेक्टर। ठीक है, या फिर तो बी वेक्टर या तो एफ वेक्टर। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर क्या बोलता है? मैं ये सब रोल नहीं मानता, मुझे चाहिए एक नया पहचान। ठीक है, पहचान मुझे खुद का बनाना है, तो वो क्या करेगा? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए कैप। वी वेक्टर का जब हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे तब हम लोग लिखेंगे बी कैप। एफ जो कि एक फोर्स समझा रहा है, फोर्स वेक्टर का जब हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो समझाएगा एफ कैप। समझ में आ गया भैया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ये जो ऊपर टोपी जैसा है उसको हम लोग बोलेंगे कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आ गया। तो चलो इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं। ए कैप का मतलब क्या है भैया? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर डिवाइडेड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको क्या समझाते हैं भैया? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्योंकि देखो ए वेक्टर मतलब क्या है? एक नंबर था 10 न्यूटन और एक डायरेक्शन था ईस्ट, तो ये क्या है भैया? ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और इसी को हम लोग ऐसे समझाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे समझाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे समझाते हैं। इसको हम लोग मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड आप लोग पढ़ा होगा ना क्लास 10 में आप लोग। ठीक है, मॉड के अंदर जब भी हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो ए वेक्टर, ए कैप को हम लोग क्या लिखते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो इसको आप खुद समझो खुद समझो। 1 मिनट लो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वापस इस वीडियो में हो, थोड़ा सोचो। फिजिक्स सोचने से बनता है। ठीक है, अब पॉज करो या तो मेरा बात सुनते रहो। ठीक है, तो इसको समझो। पहले तो ये फॉर्मूला को देखो, थोड़ा कुछ बना सकते हो क्या इस फॉर्मूला से? क्या ए कैप का मतलब आप लोगों को तभी पता चल सकता है? पता चलेगा? थोड़ा थोड़ा बनाओ यार, थोड़ा दिमाग चलाओ। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाओ।
इसको ऐसे लिखो, ठीक है। चलो एक बार पॉज करके थोड़ा समझ लो, मैं तब तक लिखता रहता हूं। चलो बहुत बढ़िया, सोच लिया, समझ लिया। चलो इसको देखो, अब मैंने ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। इस मैग्नीट्यूड को मैं इस तरफ लेके गया, सिंपल मैग्नीट्यूड को इस तरफ लेके गया और ए कैप रह गया। तो देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भैया? वेक्टर मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, पहले तो मैग्नीट्यूड होगा और उसके साथ साथ एक डायरेक्शन होगा, राइट। एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो और ए मॉड मतलब क्या है? ये क्या समझाता है हम लोग को? मैग्नीट्यूड समझाता है ना। ये मैंने अभी बोला है कि ये समझाता है आपका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या समझाएगा भैया? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हम लोग को ए मॉड समझा दिया। तो ए कैप क्या समझाएगा? क्या बाकी रहेगा वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए? अभी क्या बाकी रहेगा? वो बाकी रहेगा वो डायरेक्शन, वो बाकी रहेगा आपका डायरेक्शन। तो ए कैप हम लोग को क्या समझा रहा है भैया? डायरेक्शन। अगर आपने खुद सोच पाया तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप लोग नहीं सोच पाए तो याद रखो, इसको समझ लो, ठीक है। तो ए कैप का मतलब मान लो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया, या तो ए कैप का मतलब हो गया, या फिर एफ कैप, कुछ भी कह लो। किसी की भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर आप लोग कैप लगा रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया भैया? डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बाद अगर हम लोग कभी भी कैप लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया भैया? डायरेक्शन। याद रखो ए कैप का अलग ही एक दुनिया बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि वेक्टर से अलग है, ठीक है। और वो वेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है? एक टीचर की तरह काम करता है, या तो एक मतलब सोशल वर्कर की तरह काम करता है, क्योंकि समाज को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। वो समाज को एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। वो वेक्टर्स को एक डायरेक्शन देता है, आपके काम को एक डायरेक्शन देता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए प्लस ए कैप। समझ में आ गया? तो यूनिट वेक्टर बेसिकली, यूनिट मतलब है वन, और वन क्यों है उसको आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। लेकिन यूनिट वेक्टर बेसिकली हम लोग क्या समझाता है? यूनिट वेक्टर मतलब होता है, पहले तो मैग्नीट्यूड होगा उसका वन, मैग्नीट्यूड होगा उसका वन, एंड इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मुझे पता नहीं है अभी तक आप लोगों ने पिछले जो मतलब जितना अभी तक पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाया हुआ होगा कि नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो आप लोग बनाओ, ये बहुत खराब आदत है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं बनाया, इसका तो बना ही लो, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वेक्टर्स समझना है तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट वेक्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या भैया? किसी भी वेक्टर को दिशा देना, ठीक है, किसी भी वेक्टर को दिशा दिखाना, वो यूनिट वेक्टर का काम है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अभी वेक्टर के एंगल को समझोगे ना, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, और 3-4 मिनट दे दो मुझे, समझ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अलग अलग लॉज है भैया, उसको समझेंगे, बहुत मजा आएगा। बस बने रहिए इस सीरीज में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग समझते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बोला था, ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग टेल और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग हेड। देखो जब भी हम लोग दो वेक्टर को, मान लो ये दोनों वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है, तो उस दोनों के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? या तो हम लोग टेल टू टेल एंगल देखेंगे, टेल टू टेल एंगल, ठीक है, और हेड टू हेड एंगल। समझ में आ गया बात? कि दो वेक्टर्स के बीच में मैं अभी आप लोगों को फील करवा देता हूँ, चलो ठीक है। ऐसे दो एक वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का टेल मिला हुआ है भैया, इन दोनों का टेल मिला हुआ है। और अभी हम लोग समझेंगे पैरेलल शिफ्टिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी इसका एप्लीकेशन देख लेंगे ताकि आप लोगों को और ज्यादा फील आ जाए चीजों के ऊपर, ठीक है। ये दोनों का टेल मिला हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, गिव मी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप लोगों ने आसान से बोल दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का टेल मिला हुआ है। और मैंने क्या बोला, एंगल हमेशा कैसे मेजर किया जाता है? एंगल, चलो, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम टेल टू टेल। टेल से टेल मिलाओ भैया, टेल से टेल मिलाओ, ठीक है, टेल से टेल मिलाओ, ठीक है। टेल से टेल मिलाओगे या तो हेड से हेड मिलाओगे, ठीक है, हेड से हेड मिलाओगे या तो टेल से टेल मिलाओगे, पूछ से पूछ मिलाओ या तो सर से सर मिलाओ, ठीक है। कुछ मिलाओ लेकिन उन्हीं दोनों के बीच में एंगल बनाओगे, ठीक है। तो मान लो ऐसा एक वेक्टर है और ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है, हेड से हेड में लिया,
हेड से हेड मिल गया और इन दोनों के बीच का एंगल मान लो दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री तो नहीं होगा भैया, देखने में लग रहा है 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप थीटा लिखोगे इन दोनों के बीच में 60 डिग्री। बहुत बढ़िया सर। इन दोनों के बीच में बताओ, चलो इन दोनों के बीच का एंगल मैंने दिया है 90 डिग्री, तो चलो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर। अभी मान लो मैंने आपको एक ऐसा एंगल दे दिया, चलो ऐसा, ठीक है, और मैंने बोल दिया आपको इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भैया 60 डिग्री, ठीक है। क्या ये वैलिड होगा? पहले तो ये डायग्राम ही इनवैलिड है, पहले तो ये डायग्राम ही इनवैलिड है। क्यों भैया ये डायग्राम क्यों इनवैलिड है? ये डायग्राम इसलिए इनवैलिड है, देखो इसका टेल इसके हेड पे लगा हुआ है, इसका टेल इसके पूंछ पे लगा हुआ है, ठीक है, इसका टेल इसके पूंछ पे लगा हुआ है। क्या वो वैलिड होगा? टेल से टेल मिलेगा, हेड से हेड मिलेगा, तभी हम लोग उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। लेकिन टेल से जब हेड मिल जाएगा नहीं मेजर कर पाएंगे। चलो इसको हम लोग मेजर तो करना है, अभी क्वेश्चन में दिया है तो मेजर तो करना है। करना है मतलब करना है, भाई ने बोला है करने का मतलब करने का, ठीक है। टीचर ने बोला है एग्जाम में करने का तो करने का, ठीक है। अभी कैसे करेंगे हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको फिर से बना लेते हैं, चलो ठीक है, इसको फिर से हम लोग थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। देखो अभी या तो आप इस वेक्टर का पैरेलली आप एक वेक्टर बना लो, ठीक है, या तो आप इसी वेक्टर को आगे लेके चले जाओ। इसी वेक्टर को पैरेलली में आगे भी तो खींच सकता हूँ, राइट। आगे खींचने में मुझे दिक्कत क्या है? पैरेलल वेक्टर मतलब क्या है? मुझे 0 डिग्री रखना है। दूसरा है मुझे उन दोनों के बीच का मुझे क्या चेंज नहीं करना है भैया, डायरेक्शन चेंज नहीं करना उस वेक्टर का। तो चलो ठीक है, इसी वेक्टर को, ये जो वेक्टर था इसी को मैंने ऐसे आगे लेके चला गया। बहुत बढ़िया सर। ये वेक्टर के बीच का एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, ये वेक्टर के बीच का एंगल था 60 डिग्री। मैं इसको आगे खींच के लेके गया, अभी टेल से टेल में लिया। बहुत बढ़िया सर। अभी तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं सर। तो देखो ये पूरा का पूरा एंगल क्या था भैया 180 डिग्री। 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस कर दो तो क्या बचा भैया 120 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है सर? सर 120 डिग्री कैसे हो सकता है सर? देखो ये मैंने क्या करा, ये पहले जो वेक्टर था इसी को मैंने स्ट्रेट डायरेक्शन में भगा दिया, राइट। इसी को मैंने क्या बोला, तू भाग सामने डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि तेरा 0 डिग्री एंगल बनना चाहिए, बन रहा है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो रहा है, ये रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग का, राइट। तो ये क्या करा, ये सामने भाग गया। अभी ठीक है, ये एंगल था 60 डिग्री और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है भैया, इन दोनों पॉइंट का बीच का एंगल क्या है भैया 180 डिग्री है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 180 डिग्री बनता है ना, राइट। और ये एंगल दिया गया था आपको 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा भैया 120 डिग्री तो बचा, 120 डिग्री तो बचा ना। समझ में आ गया? हाँ सर अभी समझ में आ गया और मजा भी आ गया और समझ में भी आ गया पैरेलल शिफ्टिंग थ्योरी हमने पढ़ा क्यों था। समझ में आ गया बात? चलो तो ये बन गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। अभी आपको अगर पूछा जाए कि इन दोनों बीच के एंगल का इन दोनों के बीच का एंगल बताओ तो आप लोग क्या बोलोगे 60 डिग्री? नहीं, आप लोग बोलोगे 120 डिग्री। सिंपल आपको इसका प्रोजेक्शन लेना है पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू और इसको प्रोजेक्शन को समझाएंगे। अभी इसको सिंपली ऐसे समझो कि हम लोग को पहले पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू हम लोग को इसको आगे लेके जाना है, टेल से टेल मिलाना है या तो हेड से हेड मिलेगा, उसके बाद हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं 120 डिग्री। समझ में आ गया बात? हाँ सर समझ में तो आ गया, बहुत बढ़िया। अभी एक और चीज समझो, एक और चीज समझो आप लोग कि कभी भी हम लोग को जब भी वेक्टर के बारे में बात करेंगे, थीटा विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होगा, कभी भी 0 डिग्री के नीचे नहीं होगा, कभी भी थीटा नेगेटिव में नहीं हो सकता। पहले तो ये समझ लो, थीटा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता और थीटा कभी भी 180 डिग्री के ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझो। मान लो यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ये क्या लिया 90 डिग्री लिया, बढ़िया सर, टेल से टेल मिल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्या एक ही पॉसिबिलिटी है एंगल लेने का? नहीं, दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो टेल से टेल तो इस तरफ से भी मिल रहा है, राइट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा 270 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल जब करेंगे 360 डिग्री होगा, राइट। 360 और ये दिया गया आपका 90, 360 से 90 माइनस कर दो तो बन गया आपका 270, 270 डिग्री, राइट। तो ये भी तो एंगल बन रहा है, एक बड़ा बड़ा एंगल बन रहा है, टेल से टेल तो ये भी मिला रहा है ये एंगल, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, हम लोग हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे और जब भी आप लोग छोटा वाला एंगल लेके देखोगे आपका हमेशा वो 180 डिग्री के नीचे ही आएगा। लगा लो कोई भी एंगल, कर लो कुछ भी, कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप हमेशा पाओगे कि वो एंगल 180 डिग्री के नीचे ही आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो इसको, कभी भी बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है कि मुझे ज़्यादा ही टीचर को खुश करना है कि मैं कुछ बड़ा वाला एंगल ले लो, नहीं।
हमेशा छोटा वाला एंगल ही लेना है वेक्टर के केस में। समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ वेक्टर्स यही तक था और ज़्यादा कुछ है नहीं एंगल ऑफ वेक्टर्स में। आने वाले लेक्चर में जैसे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग अलग अलग कंसेप्ट को सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्लियर होता जाएगा, दिमाग खुलता जाएगा, वेक्टर्स को आसानी से हम लोग कर पाएंगे। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में, 2-3 नहीं 4-5 लेक्चर्स को हम लोग वेक्टर्स ही अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भैया? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स और स्केलर के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है, एंगल ऑफ वेक्टर्स क्या होता है भैया? एंगल ऑफ वेक्टर्स क्लियर है ना? और पैरेलल शिफ्टिंग हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, आने वाले लेक्चर में एक दो और भी आपका पैरेलल शिफ्टिंग के ऊपर प्रॉब्लम्स करवा देंगे। ठीक है, और एक बार फिर से रिपीट करवा देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, वीडियो तो बना देंगे अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझाना है, आप लोग अच्छे से समझो, आप लोग कुछ लाइफ में अच्छा करो, आप लोग चीज़ों को एक्साइटमेंट के तौर पे पढ़ो। ठीक है, कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोग ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो, आप लोग अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में लिखो। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हो कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम खोल के लिख सकते हो। ठीक है, कि सर ये क्या पढ़ा दिया, भैया ये क्या पढ़ा दिया, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ये इसको रिपीट करवा दो, तो मैं उसको रिपीट करवा दूंगा विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स का दूसरा लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।